morning everyone. Today I am going to explain common error test 2. जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी टेस्ट का सीरीज चल रहा है और पहले टेस्ट में निकेश टॉप किए लड़कों के ग्रुप से और लड़कियों के ग्रुप से सृष्टि रमन, और दूसरे टेस्ट में भी यह पारी बरकरार रही। सृष्टि रमन लड़कियों में टॉप की और लड़कों में निकेश टॉप किए। अब तीसरा टेस्ट आगे होने वाला है। बाकी सारे विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि आप फुल अटेम्प्ट कीजिए, निश्चित तौर पर आप अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, शिव खेरा साहब ने कहा है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं आप भी वही काम करते हैं, और जो उसमें लूज करता है या जो उसमें रनर होता है वो भी वही काम करता है, बट टॉपर उसको एक डिफरेंट वे में करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो निश्चित तौर पर सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में करना शुरू करें ताकि कंपटीशन और टफ हो। और निश्चित तौर पर प्रश्न तो कठिन है ही, क्योंकि प्रश्नों को जब मैं बना रहा हूं तो पूरे ग्रामर से एक एक पार्ट से मैं क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप काफ़ी मेहनत करें और आगे के टेस्ट में सभी लोग और अच्छा करें। कंपटीशन थोड़ा टफ हो, नेक टू नेक कंपटीशन होना चाहिए। सो आज का पहला प्रश्न है, सिंस I was doing my MBA initially, I chose to specialize in marketing management. यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि MBA के पहले माई लगा है। हालांकि यह एक विवादास्पद प्रश्न है, बहुत सारे लेखक अपनी किताब में लिखे हुए हैं, अपने परिचय में लिखे हुए हैं कि I have done my graduation, my post graduation, but अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर हमें अवॉइड करना चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग को। हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग को अवॉइड करना चाहिए डिग्रीज के पहले और फूड के पहले। फूड का मतलब यहाँ है कि अगर हम लंच कहें, अगर हम डिनर कहें, अगर हम ब्रेकफास्ट कहें तो, और अगर हम डिग्री की बात करें, एमबीए करें, जो भी डिग्रीज हैं उनके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग को अवॉइड करें तो यह बेहतर माना जाता है। यानी एमबीए के पहले माई हटा दीजिए। मेरा एमबीए नहीं होता है, ना आपका एमबीए होता है। एमबीए हुआ, बीबीए हुआ, बीसीए हुआ, एमसीए हुआ, अदर टाइप्स ऑफ कोर्सेज हुए, वो ना मेरे हैं ना आपके हैं, वो कोर्सेज है। और कोर्सेज के लिए इस तरह के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। बेस्ट टाइप यही माना जाता है कि हम उसे सीधे लिखें बिना पॉजेसिव एडजेक्टिव के। तो यही एरर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई डोंट नो हु ऑफ द। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। प्रोनाउन चैप्टर में मैं अपने सारे विद्यार्थियों को बताता हूं कि जहां कहीं भी आपको हु के बाद ऑफ दिखाई पड़े उस हु को आप काट दें और उसके जगह पर व्हिच का प्रयोग करें। कौन सा रूल यहाँ काम करता है, क्यों हमें हु काट करके व्हिच लिखना पड़ता है? तो यहाँ वह रूल काम कर रहा है कि इफ देयर इज सिलेक्शन हु मस्ट बी ओमिटेड बाय व्हिच और रिप्लेस्ड बाय व्हिच। यदि वाक्य से सिलेक्शन का बोध हो रहा हो तो हु नहीं व्हिच का प्रयोग करें। इसलिए यहाँ हु ऑफ के जगह व्हिच ऑफ का प्रयोग आपको करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स will have an adverse effect on developing countries। यहाँ ये शब्द मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है इसके पहले के एरर्स में न हो। तो यहाँ आप सीख लें कि अफेक्ट जो है यह वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कभी भी अफेक्ट के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता है। अब इफेक्ट शब्द जो है यह नाउन होता है और इसके बाद ऑन का प्रयोग होता है। एक तो हम इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर इनके प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा प्रेपोजिशन के द्वारा भी कर सकते हैं। फिर से आप देख लेंगे, हैव एन एडवर्स, एन प्लस एडजेक्टिव है तो ए एन प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसलिए अफेक्ट के जगह पर हमें इफेक्ट का प्रयोग करना होगा। और यदि हम प्रेपोजिशन से भी क्लियर करना चाहते हैं तो ऑन लगा है तो निश्चित तौर पर इफेक्ट ही होगा, क्योंकि अफेक्ट के बाद ऑन का प्रयोग नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स
who has spoken out strongly against casteism। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, हम इसे सिंटैक्स के क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ वर्ब गलत है, एंटीसीडेंट हमारा रिफॉर्मर्स है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और जब हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, इसलिए हैज के बदले हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर से समझ लें, एंटीसीडेंट जो है वह प्लूरल है, तो कभी भी हु, हुम, व्हिच, हुज वाक्य को जोड़ने का, दैट वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा हो तो उसके बाद वाला वर्ब उसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे हु के पहले रिफॉर्मर्स है तो यहाँ हैज का प्रयोग नहीं करके हमें हैव का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर आवर मिलिट्री स्कूल विल प्रोड्यूस सो फार। ध्यान देंगे, वाक्य में यदि सो फार लगा हो, वाक्य में यदि अप टू नाउ लगा हो, बाय नाउ लगा हो, इवन नाउ लगा हो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, लेटली, रिसेंटली लगा हो तो हमें वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। फिर से सुन लेंगे, वाक्य में यदि मैं लिख देता हूं, वाक्य में यदि सो फार लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, बाय नाउ लगा हो, इवन नाउ लगा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद टाइम लगा हो, लेटली, रिसेंटली लगा हो, लेटली, रिसेंटली लगा हो, तो इन वाक्यों में आने वाला वर्ब हैज या हैव प्लस V3 होता है। और चूंकि यहाँ ऐसा ही यूज दिख रहा है, सो फार लगा हुआ है, इसलिए विल प्रोड्यूस के बदले हमें लिखना होगा, स्कूल हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमें लिखना होगा हैज प्रोड्यूस्ड। हमें यहाँ लिखना होगा हैज प्रोड्यूस्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कल कमेंट एक मिला कि सर आप बहुत जल्द मिटा देते हैं, हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें आप ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि वो थोड़ी सी हमारी आदत है कि हम लिखने के तुरंत बाद मिटा देते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि फिर हम इसको मिटाने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इससे परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। तो आपने देखा कि वहाँ विल हटा करके और प्रोड्यूस हटा करके हमें हैज प्रोड्यूस्ड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, the recent study has indicated that there is perceptible change in the attitudes of the people. There is perceptible change। यहाँ change शब्द जो है, change मीन्स होता है बदलना, और आर्टिकल के अंतर्गत एक रूल आता है कि यदि वर्ब नाउन का काम करने लगे तो उसके पहले हमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होता है। चेंज अपने आप में वर्ब है, लेकिन यहाँ उसके पहले जब परसेप्टिबल शब्द लग गया, जब उसके पहले यहाँ परसेप्टिबल शब्द लग गया यानी एडजेक्टिव लग गया तो यह चेंज नाउन बन गया, और इसलिए अब हमें ये लगाना होगा। और चूंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव है इसलिए ए हमें यहाँ लगाना होगा, क्योंकि जब नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले होता है, इसलिए लिखना होगा देयर इज ए perceptible change। Now question number 7 is real estate prices in the business district of the city are expected to rise at 50%। ये प्रेपोजिशन के रूल के अंतर्गत आता है कि यदि हमें प्रोपोर्शन को व्यक्त करना है, हमें अनुपात समानुपात को व्यक्त करना है, तो प्रेपोजिशन के रूप में हमें एट नहीं बाई का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ एट की जगह लिखेंगे हम बाई 50% दिस ईयर, जहां भी प्रोपोर्शन को बताना हो, जैसे 2 रन से तो हमें लिखना होगा बाई 2 रन्स, कहना होगा 30 मिनट तो बाई 30 मिनट्स। तो इस तरह से ये यहाँ गलत था, जहां भी प्रोपोर्शन को व्यक्त करना हो प्रेपोजिशन के रूप में आप बाई का प्रयोग करें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज इट इज ट्रूथ दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। तो इट इज ट्रूथ दैट, इस बात को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि हम यह कहें कि इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू
दैट, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज ए ट्रूथ दैट, क्योंकि ये दो ही विकल्प हमारे पास होते हैं, यह सत्य है कि तो इट इज ट्रू दैट, या यह एक सच्चाई है कि तो इट इज ए ट्रूथ दैट। यानी जब भी आप इस तरह का स्टेटमेंट लिखें तो इन दोनों में से किसी एक को आपको फॉलो करना ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू हिम टू फैक्टर्स विच आर नीडी फॉर सक्सेस आर टू फैक्टर्स के लिए लगा है डिसिप्लिन एंड डिलीजेंस। दो फैक्टर नीडी होते हैं, नहीं नीडेड होते हैं, यानी आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। दूसरी बात कि विच आर लगा हुआ है यानी पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसलिए भी यहाँ नीडी नहीं होगा, नीडेड होगा। और आवश्यक के अर्थ में, जरूरी के अर्थ में जब इज एम आर के साथ लिखना होता है तो हम नीडेड लिखते हैं, नीडी नहीं, क्योंकि नीडी का अर्थ होता है जरूरतमंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। वह निर्णायक मुद्दा जिस पर चर्चा होने वाली है, टू बी डिस्कस्ड जिस पर चर्चा होने वाली है एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। वेल गलत जगह पर लगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट प्रिंसिपल वर्ब है, द पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, और यदि वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वेल, प्रॉपरली, ब्यूटीफुली, केयरफुली जैसे शब्दों को उस ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। यानी वेल गलत जगह पर लगा, उसे पॉलिसी के बाद आना चाहिए था, इसलिए आंसर होगा 4, और पॉलिसी के बाद हम वेल को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट रिकंसिडर्ड। यही पार्ट गलत है, आंसर होगा 2। क्यों गलत है तो इसका ट्रिक मैं बताता हूं। यदि वर्ब के रूप में रेकमेंड, सजेस्ट या प्रोपोज दिया हुआ हो तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वह अपने बाद हमेशा शुड लेता है। इसलिए एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट रिकंसिडर्ड के बदले हमें लिखना होगा गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर। द गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर हमें लिखना होगा, क्योंकि यह रूल है कि रेकमेंड, सजेस्ट और प्रपोज के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वह शुड ही लेगा। नेक्स्ट, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर नहीं होता है, आर्टिकल के अंतर्गत बताया जाता है। ये कुछ फ्रेजल हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें याद कर जाना चाहिए आपको, जिनमें सेट ऑन फायर है, और भी बहुत सारे हैं। आर्टिकल चैप्टर में हम डिटेल में उसको बना करके और अपलोड कर देंगे। तो सेट ऑन फायर है, द यहाँ नहीं लगता है, इसलिए आंसर होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज। इस के जगह आर होगा, क्योंकि यहाँ दो क्लॉज एंड से जुड़ रहे हैं, और जब दो क्लॉज एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इस के जगह पर आर होगा। जैसे हम प्लेइंग एंड रनिंग लिखें तो प्लेइंग एंड रनिंग आर हमें लिखना होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, तो दो क्लॉज एंड से जुड़े, इसलिए वर्ब होगा प्लूरल, तो इसके जगह आर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड हैज ए 2 माइल वॉक। ए 2 माइल वॉक बिल्कुल सही है, गलत यहाँ यह है कि ही इज गेटिंग अप लिखा गया है। इस वाक्य में आदत का बोध हो रहा है, और यदि वाक्य हैबिचुअल फैक्ट को डिनोट कर रहा हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखना होता है। इसलिए हमें इस गेटिंग अप हटा करके और गेट्स अप का प्रयोग करना होगा। हैबिचुअल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कंक्लूजन, साइंटिफिक लॉज, जियोग्राफिकल फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज She hates everybody and everything who। बस यहाँ who गलत है। कैसे who गलत हो गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत यह ट्रिक मैं पढ़ाता हूँ कि अगर एंटीसीडेंट के रूप में
अगर एंटीसीडेंट के रूप में एक ह्यूमन बीइंग हो और एंड से जुड़कर कोई एनिमल या थिंग आया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना होता है। वही सेम यहाँ काम कर रहा है। एवरीबॉडी मनुष्य है, एवरीथिंग थिंग है, एंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हु के जगह पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा। कहीं भी ऐसा प्रश्न आता है उत्तर बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगर सिस्टर। यहाँ 2 डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ किया गया है और यदि किसी भी वाक्य में 2 डिग्री के एडजेक्टिव एक साथ दिए गए हों तो दोनों डिग्री के लिए प्रयुक्त होने वाले एडवर्ब आवश्यकता अनुसार एज डैश डैश एज या देन का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो इसलिए मोर ब्यूटीफुल के बाद बट आया, अलग चीज है, कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मोर ब्यूटीफुल के जस्ट बाद हमें दैन का प्रयोग करना था, क्योंकि जब हम मोर ब्यूटीफुल दैन लिखेंगे तो यह पार्ट पूरा होगा और यह पूरा है। कल्चर्ड यहाँ एडजेक्टिव है, इसके पहले सो आया और इसके बाद में एज आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, फाइंड फॉल्ट विद दोष ढूंढना या कमी निकालना, एंड लाफ एट देम। यह भी इन्फिनिटिव के अंतर्गत मैं पढ़ाता हूं कि जब नथिंग बट के पहले डू डज डिड लगा हो तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ट्रिक लिख लें, नथिंग डू डज डिड, डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। और अगर डू डज डिड छोड़ करके अन्य कोई भी वर्ब आया हो, वांट आया हो, लाइक आया हो या अन्य कोई भी वर्ब आया हो तो फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें समझ लेंगे। डू डज डिड हो नथिंग बट के पहले तो उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और अन्य कोई भी वर्ब हो तो हम फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में यह जो टू है हटाना पड़ेगा क्योंकि नथिंग बट के पहले डज लगा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। अभी अभी कैप्टन आए लेकिन मैं नहीं कह सकता बिना बताए कहाँ स्लिप कर गए यानी कहाँ गायब हो गए। तो यह जो शब्द है प्रेजेंटली यह यहाँ गलत है। एडवर्ब ऑफ टाइम से यह क्वेश्चन हुआ, इसमें प्रायः विद्यार्थी गलती किए थे। यह एडवर्ब ऑफ टाइम का क्वेश्चन है। यह शब्द ही सुन करके लग रहा है कि प्रेजेंटली शब्द जो है यह वर्तमान को दर्शाता है, लेकिन मैं एडवर्ब के वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि प्रेजेंटली का प्रयोग 2 सेंस में करते हैं। यह प्रेजेंट टाइम को तो दर्शाता ही है, यह साथ ही साथ फ्यूचर टाइम को भी दर्शाता है और जब यह फ्यूचर टाइम को दर्शाता है तो इसका अर्थ होता है शीघ्र और प्रेजेंट टाइम में इसका अर्थ होता है वर्तमान में। तो यहाँ कहा गया कि द कैप्टन केम प्रेजेंटली, कैप्टन तुरंत आए, हाल ही में आए, कुछ क्षण पहले आए। तो प्रेजेंटली शब्द गलत है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस जिसमें प्रेजेंटली का प्रयोग वर्जित है, कभी आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए जस्ट नाउ का प्रयोग हमें करना होगा, प्रेजेंटली हटा करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच। यह क्वेश्चन भी मैंने रिलेटिव प्रोनाउन से दिया है। यदि नाउन के पहले द सेम लगा हो, यदि नाउन के पहले द सेम लगा हो, द ओनली लगा हो, द फ्यू लगा हो, द वेरी लगा हो तो नाउन मनुष्य को व्यक्त करे, जानवर को व्यक्त करे, किसी भी चीज को व्यक्त करे, बिना सोचे समझे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट लगाएं, हमेशा दैट ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कई बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डॉग के पहले द सेम लगा है तो बीच होगा ही नहीं, इस बीच के जगह पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट्स ऑफ इंडिया
शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाई ऑल। यह बाई ऑल रिडंडेंट है, सुपरफ्लूअस है, अननेसेसरी है। इसलिए क्योंकि जब हम यूनिवर्सली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यूनिवर्सली शब्द का अर्थ ही हो जाता है बाई ऑल। यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स के द्वारा यानी बाई ऑल इसमें आया हुआ है, इसलिए फिर यहाँ बाई ऑल लगाना सुपरफ्लूअस था। तो आंसर होगा 4। जहां कहीं आप यूनिवर्सली का प्रयोग करें वहां बाई ऑल का प्रयोग नहीं करें। तो इस तरह से इन सभी सेट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप इसको ढंग से पढ़ लें, देख लें और इसको थोड़ा आप लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन लोगों तक यह पहुंच पाए जो इससे वंचित है। प्रायः देखा जाता है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं यूट्यूब पे। 5 कॉमन ईयर बताने में आपको आधा घंटा 40 मिनट आपका समय ले लेते हैं। बताएंगे 5 कॉमन ईयर और समय ले लेंगे आपका आधा घंटा, जबकि आप यहाँ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इतने सारे कॉमन ईयर को मैं इतने डिटेल्ड में बता दे रहा हूँ और समय भी उनके बनस्पत में बहुत कम ले रहा हूँ। तो समय बहुत मूल्यवान है, इस समय के कीमत को देखते हुए और आप इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक यह पहुँच सके और इसका लाभ उनको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच।